प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। आकाशवाणी का कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मौलिन मुंशी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसे कि आप जानते हैं, गुजरात में कुछ ही दिन पहले लायन सेंसस यानी कि शेरों की वस्ती गिनती संपन्न हुई। जैसे अपने लोगों की वस्ती होती है, बढ़ती है, इसका जो प्रशासन के द्वारा अंदाज लिया जाता है, ऐसे शेरों की संख्या में भी क्या वृद्धि हुई है, इसके बारे में पूरी सेंसस बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। तो आज इसके बारे में बताने के लिए आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियो में डॉक्टर AP सिंह साहब मौजूद है, जो प्रिंसिपल CCF एंड हेड ऑफ द फॉरेस्ट फोर्स है, और दूसरे है एडिशनल प्रिंसिपल CCF वाइल्ड लाइफ श्री संजय कुमार श्रीवास्तव। आप दोनों महानुभावों का आकाशवाणी में तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू। सिंह साहब, खास करके आपसे शुरुआत करते हैं। आप हेड ऑफ द फॉरेस्ट फोर्स है गुजरात के। अभी जो ताजेतर में जो शेरों की संख्या में जो वृद्धि हुई, बढ़ोतरी हुई है, तो इसके पीछे का वो बात बताएंगे? देखिए मौलिन भाई, जब शेरों की बात होती है तो शेर जो है गुजरात की अस्मिता का प्रतीक है। गुजरात के लोग इसको अस्मिता से जोड़ते हैं जी। और आप जानते हैं कि जो शेर है, जो हमारा एशियाटिक लायन है जी, उसको किंग ऑफ द जंगल, मतलब कि वनों का राजा कहा जाता है। और वनों का राजा, और राजा जो भी हो, लेकिन जो राजा होता है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो शेर की अपनी विशेषताएं हैं जी। शेर जो है वो पावर एंड ऑथोरिटी का भी प्रतीक माना जाता है जी। तो अब गुजरात के शेरों की अगर हम बात कर रहे हैं तो गुजरात के शेरों के मैनेजमेंट से पहले ये जानना जरूरी है कि गुजरात सरकार की शेरों के संवर्धन और संरक्षण में क्या कटिबद्धता है जी। हमारे गुजरात राज्य का जो जन्म है वो 1960 में हुआ था, और 1965 में गुजरात राज्य ने शेरों के संरक्षण के लिए गिर जो सेंचुरी को डिक्लेयर कर दिया था। उस समय भारत सरकार का नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया जी, लेकिन राज्य सरकार ने अपने एक्ट के तहत इसको सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया कि हमें शेरों का संरक्षण, लंबा गाड़ा का संरक्षण करना है जी। तो पहली एक कटिबद्धता दिखाती है कि गुजरात सरकार शेरों के संरक्षण में कितनी कटिबद्ध थी। 50 साल से ज्यादा हमारा टाइम हो गया। 1965 जी, 2015 में 50 साल पूरे हुए थे। हमने गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन भी किया था जी सर। तो ये देखिए, जब 1965 में सेंचुरी डिक्लेयर हुई तो 1968 में सबसे पहले शेरों की गिनती की गई। हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो गिर का विस्तार है वो 412 स्क्वायर किलोमीटर है। अच्छा। अब शेरों के लिए कैसा हैबिटेट चाहिए, क्या पानी की व्यवस्था चाहिए, क्या मैनेजमेंट चाहिए, क्या स्टाफ चाहिए, सब कुछ देखने के लिए हमें जानना ये जरूरी होता है कि शेर की संख्या कितनी है, शेर कहाँ रहते हैं, शेर कैसे रहते हैं, भविष्य में शेरों का विस्तरण कैसे होगा, तब हमें मैनेजमेंट कैसे होगा। तो राज्य सरकार ने 1968 में जो पहली गिनती जब की तो उस समय 177 लायन थे। तो पता चला कि भाई अब इसके हर 5 साल में हमको गिनती करनी है, और उनकी संख्या को देखते हुए हम कैसे आगे बढ़ें। तो राज्य सरकार, आपको पता है कि शेरों के प्रति राज्य सरकार का कर्तव्य है, लेकिन भारत सरकार का, जब राज्य सरकार में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो उनका इतना लगाव था कि 2007 में उन्होंने गिर की मुलाकात ली। अच्छा। और उन्होंने पूरा का पूरा गिर मैनेजमेंट को इतना चमत्कारिक रूप से आगे बढ़ाया कि जो हमारी समस्याएं थी, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको बढ़ाने के लिए पूरी ग्रांट प्रोवाइड की थी। उन्होंने कहा था कि आपको कुछ भी चाहिए, हमारे शेरों का संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए। ये हमारी अस्मिता के प्रतीक हैं। फिर आपको ये भी पता होगा कि 2000 में 15 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा
लाल किले की प्राचीर से गिर लाइन प्रोजेक्ट की घोषणा की थी जी। उसके बाद माननीय पर्यावरण और वन मंत्री ने मुलाकात ली गिर फॉरेस्ट की, और उन्होंने कहा कि हमें लॉन्ग टर्म विजन ऑफ द लाइन कंजर्वेशन, तो उन्होंने 25 साल का एक प्रोजेक्ट बनाने की बात कही, गिर लाइन प्रोजेक्ट एट द रेट ऑफ 2047, विकसित राष्ट्र, विकसित राज्य और शेरों का विकास। तो वो बनाया गया, गिर लाइन का प्रोजेक्ट का अमल हुआ। और आपको अभी पता है कि ताजेतर में 3 मई 2025 को जो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग हुई, उसमें भी प्रधानमंत्री जी आए थे, गिर में मीटिंग हुई, ऐतिहासिक मीटिंग थी, और उनके जो शेरों के बारे में जो लगाव और कटिबद्धता देखने को मिली, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, और लोगों का सहकार हम जो है शेरों के संवर्धन और संरक्षण में ले रहे हैं, उसके बारे में उनको पूरी जानकारी थी। और उन्होंने कहा कि भविष्य में भी जब संख्या इनकी बढ़ती जा रही है और गिर फॉरेस्ट के बाहर जब लाइन जा रहे हैं, तो उसमें भी पूरे सौराष्ट्र के लोगों को इसके साथ कैसे जोड़ के हम संरक्षण करें, वो भी वन विभाग को और भारत सरकार को उसकी सूचना दी गई थी जी। तो इस संदर्भ में अब हर 5 साल में गिनती होती है। तो लास्ट जो गिनती हुई थी वो 2020 में 674 लाइन थे जी। और इस साल 16वीं गिनती लाइन पॉपुलेशन एस्टिमेशन जिसका नाम है, वो 10 से 13 मई के बीच में की गई थी। और उसकी पूरी गिनती करने के बाद में हमारे मुख्यमंत्री द्वारा 21 मई 2025 को इसकी घोषणा की गई कि हमारे लाइन कितने हैं। तो इनकी संख्या निकली 891। वाह। 891 बहुत ऐतिहासिक जो काफी बढ़ोतरी हुई सर। लास्ट जो एस्टिमेशन था उससे 32%, 32% की बढ़ोतरी हुई, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी जी। और मुझे अभी ये बात याद है कि जब प्रधानमंत्री 3 मई को यहाँ आए थे सासनगिर में, वो पूरी रात वहां रुके थे और उन्होंने जंगल की भी सर मुलाकात ली थी आप सभी लोगों के अधिकारियों के साथ, और बहुत प्रसन्न हुए थे। उन्होंने कुछ फोटोग्राफी भी की थी वहां लायंस की। यस, सुबह निकल के गए थे और 1-1.5 घंटे जंगल में रुके थे और खुद उन्होंने फोटोग्राफी की थी और देखा था उसको कि किस तरह से वन विभाग काम कर रहा है, वन के कर्मचारी कैसे कर रहे हैं। लायन और लायन ही नहीं, दूसरे हर्बीवोर, दूसरे एनिमल्स भी उन्होंने देखे, फोटोग्राफी की, और उस मीटिंग में इन सब चीजों की बड़ी अच्छे से चर्चा भी की थी। तो उनका जो लगाव है लायन के प्रति और वन्य प्राणियों के प्रति, वो इससे उजागर होता है कि उनका कितना लगाव है। इतना ही नहीं, आप चीता प्रोजेक्ट को देखिए, दूसरी भी चीज देखिए, तो उनको वन्य प्राणी से जो लगाव है वो काबिले तारीफ है। और इसलिए हम लोग जो वन विभाग के अधिकारी भी उतने ही उत्साहित रहते हैं कि इस क्षेत्र में हमारा जो योगदान है उसको बढ़ चढ़ के काम करने की कोशिश करते हैं। और मेरे नॉलेज में जहां तक है सर, ये पहले प्रधानमंत्री है वो सासनगिर यहाँ आए, रुके और इतना रस लिया। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल गिर में जो है पहली ये इस तरह से मीटिंग हुई थी अब तक के इतिहास में, और बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई और बहुत अच्छे सुझाव देके गए। उस पर भारत सरकार और राज्य सरकार काम कर रही है, जिससे आपका भी हौसला बढ़ा बहुत अधिकारियों का। पूरे अधिकारी नहीं, एक एक कर्मचारी का हौसला बढ़ा है। आपको पता है कि जो हमारी लेडी ऑफिसर्स हैं जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन में, लाइन कंजर्वेशन में काम कर रही हैं, और जो हमारे ट्रैकर्स हैं, गाइड हैं, वन्य प्राणी मित्र हैं, उनके साथ साहब ने खुद वार्तालाप किया था। उनके बारे में पूछा, उनसे पूछा क्या समस्याएं हैं, कैसे करते हो। तो वो लोग भी इतने उत्साहित थे कि देश के माननीय प्रधानमंत्री हमसे रूबरू हुए, हमसे मिले, हमारे बारे में पूछा और वन्य प्राणी के संरक्षण और संवर्धन के बारे में पूछा। तो पूरा गुजरात वन विभाग और सौराष्ट्र और गिर के लोग इतने खुश हुए कि आपको क्या बताएं। संजय कुमार श्रीवास्तव जी, ये जो गिनती हुई इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी आपने उपयोग किया, मेथोडोलॉजी जिसको बोलते, तो इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे। ये जो सेंसस हुआ है जिसमें कि संख्या का अंदाज जो लगाया गया है, इस मेथड को मिनिमल
टोटल काउंट मेथड बोलते हैं और डायरेक्ट बीट वेरिफिकेशन होता है। अब देखिए ये पूरा जो एरिया है करीब 35,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले थे और 11 डिस्ट्रिक्ट और 58 तहसीलों में पूरा एरिया बटा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमने पूरे एरिया को डिसजॉइंट तरह से उसको छोटे छोटे एरियाज में बांटा। फिर जो हमारे लिए ये रहता है, क्योंकि हम डायरेक्ट साइटिंग से इसको कर रहे हैं, कोई भी एरिया छूटना नहीं चाहिए। और जब एरियाज आइडेंटिफाई हो गए तो हमारे जो कर्मचारी या जो गिनने के लिए जिनको जाना है वो समय सर वहाँ पहुँचें और पूरे 24 घंटे वहाँ रहें और जो भी देखते हैं ना उनका मतलब गलत रिपोर्टिंग भी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने जो उनको कैमरेज दिए उसमें जीपीएस टाइम स्टैम्प थे, तो इसे कोई आदमी गलत रिपोर्टिंग नहीं कर सकता है। और फिर जो उनसे सीनियर लोग थे वो लोग उसको वेरीफाई करते थे। ये सब होने के बाद भी ऐसे संभावना रहती है, बिकॉज ये जो जानवर है ये मूव करता रहता है। 24 घंटे में हो सकता है एक व्यक्ति को भी दिख जाए और बगल के दूसरे व्यक्ति को भी दिख जाए। तो उसके लिए पूरे डाटा को हमने जीआईएस में लिया। जीआईएस में फिर पॉइंट्स के हिसाब से कितनी उनकी नज़दीकी है उसके हिसाब से हम लोग डुप्लीकेशन भी वो करते हैं। आइडिया ये रहता है कि इसको मिनिमम टोटल काउंट इसलिए बोलते हैं कि जो संख्या हम बता रहे हैं इतनी संख्या तो डेफिनेटली है, हो सकता है थोड़ा बहुत इससे भी ज्यादा हो, वो एक संभावना रहती है। बिकॉज जो हमको दिखे हैं उनको गिना है। कोशिश हमारी रहती है कि एक एक सिंह को हम कर सके, लेकिन संभावना हम नकार नहीं सकते हैं, हो सकता है एक आध छूट भी जाए। तो इसको हम मिनिमल टोटल काउंट बोलते हैं और इसमें डुप्लीकेशन भी हम अवॉइड करते हैं और कोई छूट न जाए पूरी की पूरी कोशिश करते हैं। तो इन सब में टेक्नोलॉजी का हमारा खास उपयोग हुआ है। इसमें जो पानी का पॉइंट है वहाँ आपकी टीम मौजूद थी कि ऐसा माना जाता है कि 24 घंटे में एक बार ये जो शेर है वो पानी पीने के लिए आता है? बिल्कुल, आपका बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है। और सामान्यतः ये जो समय हम चूज करते हैं इसी हिसाब से चूज करते हैं, क्योंकि मई के समय सबसे कम पानी जंगल में रहता है। बरसात शुरू नहीं हुई रहती और धीरे धीरे पानी के स्रोत कम होते जाते हैं। और ऐसा हम लोग का एक्सपीरियंस है कि वाटर पॉइंट पर कम से कम जानवर एक बार तो 24 घंटे में जरूर आता है। तो वो हमारा एक मेन कह सकते हैं सेंसस पॉइंट रहता है। लेकिन इस बार थोड़ी सी बारिश हो गई थी तो थोड़े से जानवर इधर उधर भी हुए थे। लेकिन हमारी जो मेथड है उसमें बारिश से हमको कोई बहुत नेगेटिव इफेक्ट इसलिए नहीं हुआ कि हमने वर्चुअली हर चप्पे चप्पे को छाना था। जी सर। ज्यादा संख्या डेफिनेटली वाटर पॉइंट में मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जहां मिले हमने उनको छोड़ा नहीं, उनको भी ध्यान दिया और इस डाटा में कैप्चर हुए हैं वो। ये जो गिनती हुई 10 से 13, तो इसमें मैं भी शामिल था सर, आकाशवाणी की ओर से रिपोर्टिंग। और मैंने देखा कि इस बार बच्चे ज्यादा दिखने, कब्ज ज्यादा दिखने मिले। देखिए बिल्कुल सही बात है और बहुत अच्छा लगा कि आपने खुद वहां देखा और आपने जैसा बताया आपका फीडबैक भी बहुत अच्छा था। इस बार हमने एक और चीज की थी, आपके प्रश्न पर मैं आता हूं। लेकिन ये देखिए जो सेंसस जो हम लोग कर रहे हैं बाय एंड लार्ज ये चीज हम लोग हर महीने करते हैं। हम उसको पूनम अवलोकन बोलते हैं जी। और इंटेंसिटी थोड़ी लो रहती है, लेकिन सतत ये हम कार्यक्रम चलता रहता है। ये जो सेंसस इसलिए डिफरेंट हो जाता है, इसमें थोड़ा इंटेंसिटी ज्यादा रहती है, कहीं गलती ना हो पूरा हम ध्यान देते हैं, लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, एनजीओ को इन्वॉल्व करते हैं, सरपंच को इस बार हमने इन्वॉल्व किया जी। लोगों को विश्वास रहे कि जो हम संख्या दे रहे हैं उसमें कोई बहुत गलत संख्या नहीं है, हम बड़ा यस बिल्कुल एकदम आपने एकदम सही शब्द यूज किया, ट्रांसपेरेंसी रहे। और आप तो स्वयं देख के आए कि हमने कहीं पर किसी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया। जहां भी हमारा लॉजिस्टिकली संभव हो रहा था हम लोगों को ले जाते थे और लोग हमें भी बड़ा अच्छा लगता था लोगों का फीडबैक देख के, उनका जो एक्साइटमेंट देख करके, तो हमको भी काम करने में मजा आ रहा था और एक पूरा एक वातावरण में बहुत ही पॉजिटिविटी महसूस हो रही थी। तो आपका जो प्रश्न है कि कब्ज की संख्या मिली है, ये डेफिनेटली बहुत एनकरेजिंग है। और जब संख्या इन जनरल बढ़ेगी तो कब्ज की संख्या भी बढ़ेगी और दिस शोज की धीरे धीरे जो है पूरा एरिया में जो है अब धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है, नंबर ऑफ कब्स जो हैं वो ज्यादा हैं, तो इट इज वो एक साइन है कि अब संख्या और शायद बढ़ेगी भविष्य में।
एक बात मैंने ये भी देखी कि विदेश से भी जो है एक्सपर्ट आए थे, शेर के लंदन से आए थे, अमेरिका से आए थे, उमंग दवे जजेस थे और एनजीओ के भी प्रतिनिधि है। तो बहुत वेरिएशन अच्छा दिख रहा है कि समाज के हर वर्ग के लोग को अपने इसमें शामिल किया था। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा वो किया कि राज्य के तो लोग थे ही, और बहुत सारे हम लोगों को भी रिक्वेस्ट आ रहे थे, साहब हमें मौका दीजिए। हम सबका तो रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे, लेकिन जितने का संभव हो किया। लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, विदेशों से भी लोग आ रहे थे, अपने खर्चे पर आ रहे थे, और वो सिर्फ जुड़ना चाहते थे, देखना चाहते थे कैसे सेंसस हो रहा। तो ये सब देख के हमको बहुत पॉजिटिव एक हमको एनर्जी मिलती है इन सबसे। जी डॉक्टर ए.पी. सिंह साहब, ये जो गिर नेशनल पार्क और ये जो सेंचुरी है, इसके बाहर भी ये शेर अब दिखने के मिलते हैं, तो इसका रीजन क्या है? देखिए, बहुत अच्छा अभी हमारे साथी संजय श्रीवास्तव जी ने बताया पूरा सेंसस के बारे में। लेकिन जो बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा कि कब्ज की संख्या ज्यादा देखने को मिली, तो पहले तो ये अच्छी बात है, कब्ज कब बढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि पहले जो हमारा जो एशियाटिक लाइन था वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में था। आईयूसीएन का जो कैटेगराइजेशन होता है उसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में था, और अब संख्या बढ़ने से ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, अभी भी नॉर्मल नहीं है। अच्छा, और संख्या बढ़ानी है जी। तो कब्ज की संख्या बढ़ेगी तो उनकी मदर्स की संख्या बढ़ेगी, तब कब्ज की संख्या बढ़ेगी जी। तो जो अभी गिनती हुई उसमें जो मेल थे हमारे वो 196 थे और फीमेल थी 330 थी। ओहो। और जो सब एडल्ट होते हैं वो 140 थे और बच्चे थे 225। तो 225 बच्चे के सामने ये सब मिलके होते हैं 891। लेकिन हमने इस बार ये भी निकाला कि उनका जो मदर है, एडल्ट मदर्स फीमेल्स कितनी थी, तो उनकी संख्या 112 आई। ओके। तो जितनी फीमेल्स की एडल्ट फीमेल्स की संख्या बढ़ेगी उतने ही बच्चे की संख्या बढ़ेगी, और बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो लायन की पॉपुलेशन में वृद्धि होगी। तो अब जो आपका प्रश्न जो आता है कि हमारा जो गिर है वो तो 412 स्क्वायर किलोमीटर है, और आपने जो उनकी पॉपुलेशन एस्टिमेशन किया वो 35,000 स्क्वायर किलोमीटर में किया है जी, जिसमें 11 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और 58 जितनी तहसील आती हैं। तो संख्या इसका मतलब गिर से बाहर है। हमारा गिर जो है अमरेली में है, पार्टली जूनागढ़ में है, और अभी नया डिस्ट्रिक्ट गिर सोमनाथ बना है जी। लेकिन अब वो पहुंच के 11 डिस्ट्रिक्ट में हो गए। तो संख्या बढ़ी। तो क्यों बढ़ी ये सवाल आता है। तो उसमें क्या होता है कि हर चीज की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है जी। हमारे जो गिर की जो कैरिंग कैपेसिटी थी वो 300 से 350 लाइन रह सकते हैं, वो एक कैरिंग कैपेसिटी थी। ये कैरिंग कैपेसिटी हमारी करीब 2001 के आसपास पूरी हो गई। ओहो। और जब पूरी हो गई तो 2001 में 327 लाइन हो गए थे। उस समय उनका डिस्पर्सल, गिर से बाहर जाना, नई टेरिटरी आइडेंटिफाई करना, टेरिटरी को रहने योग्य बनाना, ये सारी चीजें लाइन ने खुद ही शुरू कर दी थी। और ये संख्या बढ़ के 2005 में 359 हो गई, और उस समय एक दो जो प्राइड थे वो गिर से बाहर आ गए थे। ओके। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो गिर फॉरेस्ट में से 7 तो मेजर रिवर्स निकलती हैं और 10-15 माइनर हैं जी। तो पूरे सौराष्ट्र के लिए जो वाटर लाइफ लाइन ऑफ वाटर है दैट इज प्रोवाइड बाय द गिर फॉरेस्ट। दीव के लिए 100% पानी भी हमारे गिर फॉरेस्ट से जाता है। अच्छा। तो इनके जो कॉरिडोर्स होते हैं मूवमेंट्स के, वो 2 तरह के होते हैं, एक रिवराइन कॉरिडोर, एक नॉन रिवराइन कॉरिडोर। तो जो शत्रुंजी रिवर निकलती है जो भावनगर से होते हुए पड़ती है अरेबियन सी में, तो उस शत्रुंजी रिवर से होते हुए इनका माइग्रेशन स्टार्ट हुआ जी। और अभी जो हमने एनालिसिस किया तो अभी जो 981 लाइन है उसमें हमारे फॉरेस्ट के अंदर गिर, गिरनार, मित्याला और पानिया में उनकी संख्या 480 है। अच्छा। मतलब ये कह सकते हैं कि हमारे फॉरेस्ट के अंदर प्रोटेक्टेड एरियाज
एंड एडजॉइनिंग फॉरेस्ट 480 लाइन, जो हमारी कैरिंग कैपेसिटी 350 के आसपास थी, वो आज कह सकते हैं कि 500 के आसपास हमने पहुंचा दी। इस तरह का मैनेजमेंट इंटरवेंशन किए हैं, हैबिटेट इंप्रूवमेंट और हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन का इंक्रीज, क्योंकि उनकी खुराक जो है हर्बीवोर्स हैं जी, पानी की पूरी सुविधा की और उनका हैबिटेट को इंप्रूव किया। तो आज की तारीख में 501 लाइन गिर फॉरेस्ट के बाहर है जी। ये बहुत बड़ा चैलेंज है जी, मामूली बात नहीं है जी। लेकिन हमारे वन विभाग द्वारा लोगों के सहयोग से हमने एक नया शतरंजी डिवीजन बनाया है जो गिर के बाहर के लाइनों का मैनेजमेंट करता है। अच्छा अच्छा। और हमारे जो अमरेली का पार्ट है, हमारा भावनगर का पार्ट है, हमारे कोस्टल एरियाज हैं, यहाँ भी लाइनों की या शेरों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। इसमें लोगों का बहुत कोऑपरेशन है, लोगों का बहुत सहकार है, लोकल लोगों का, कि उसकी वजह से हमारे शेरों की संख्या बढ़ी है जी। लेकिन ये संख्या बढ़ना तो एक बात है, टेरिटरी बढ़ना एक बात है, लेकिन उसको लोकल कम्युनिटी द्वारा एक्सेप्ट करना वो दूसरी बड़ी बात है। हाँ, वो बड़ी चैलेंज, बहुत चैलेंज है कि उनको उसके बिहेवियर के बारे में जानकारी देना, उनको एजुकेट करना और वो उसको एक्सेप्ट करें जी। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हम सबको समझना चाहिए कि लोग कोऑपरेट कब करते हैं और लोग कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे गिर विस्तार में या सौराष्ट्र विस्तार में जिसको नीलगाय कहते हैं और भुंड कहते हैं, उसकी बहुत बड़ी संख्या है, तादाद बहुत ज्यादा है। और वो हमारे किसान जो क्रॉप लगाते हैं उस क्रॉप का बहुत बड़ा डैमेज होता है। तो उस डैमेज जहां जहां लाइन का मूवमेंट हुआ, जहां शेर पहुंच गए, वहां इनकी संख्या भी कंट्रोल हो गई। जो नेचुरल फूड चेन सिस्टम है इकोसिस्टम मैनेजमेंट का, उससे इनकी संख्या कंट्रोल हुई जी। तो उनका जो मेनांस था वो कम हुआ, तो लोगों ने शेरों को अपना लिया, तो उनकी फसल बच गई, उनको रात में जाने से मुश्किल हुई और शेर आ गया तो उनको नीलगाय की और भुंड की कोई समस्या रही जी। इसलिए जो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट की जब हम बात करते हैं तो शेरों से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं जी। शेर जो है शेर रॉयल एनिमल, वो कभी आपको अटैक नहीं करेगा, कहीं किसी को नुकसान नहीं, आप उसके पास से भी निकल जाए, इज ए किंग, इज ए रॉयल, कभी कुछ नहीं जब तक उसको आप परेशान नहीं करोगे। और शेर भी दो समय ही अटैक कर सकता है, एक तो जब फीमेल अपने बच्चों के साथ है और उसको कोई खतरा है तो अटैक करेगी, और मेल जब मैटिंग अवस्था में है और जब कोई उसको खतरा लगेगा तब अटैक करेगा, बाकी नहीं करेगा। और वो इतना रॉयल एनिमल है कि उसकी शिकार को भी ऐसे नहीं मारता है, वो जब उसको भूख लगी है, जब जरूरत है उतनी ही मारता है, उतना ही खाता है, ऐसे अपने प्रे बेस को भी डिस्टर्ब नहीं करता। क्या बात है, ये सर रॉयल एनिमल। और मैं आपको और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बता सकता हूं कि जो हमारा शेर है वो 1972 तक नेशनल एनिमल था। जब शेरों की संख्या कम हुई, पूरे देश में नहीं रहे, तब 1973 से हमारा टाइगर नेशनल एनिमल बना, बाघ बना। उससे पहले लायन था, क्योंकि आपको पता है कि ये एशियाटिक लायन पैंथेरा लियो पर्सिका, मतलब ईरान से लेके, मतलब पर्सिया जिसको बोलते हैं, पर्सिया से पलामू, बिहार में इसका नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन था। अच्छा। वहां तक लाइन मिलता था, लेकिन किसी कारणों से उसकी संख्या कम होती गई और वो गिर में आके सिमट गया। और गिर के लोगों ने, गिर के मैनेजमेंट ने उसको कंजर्व किया, संरक्षण किया और इस लेवल पर आज पहुंच गए हैं कि हमें 891 तक पूरे सौराष्ट्र में फैल गए हैं। इतना ही नहीं, हम आपको बताएं कि एक एरिया है बरडा जो पोरबंदर में है जी। उसको हमने WII जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूरे रिसर्च किया कि यहाँ 40 से 50 लाइन हमारे रह सकते हैं जी। और वो हमारा सेकंड होम ऑफ एशियाटिक लाइन बन सकता है जी। और हम लोग प्रयत्न कर रहे थे, खूब प्रयत्न करते रहे, लेकिन लास्ट ईयर वहां एक प्राइड पहुंच गया। और आपको बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज हमारे करीब
15 से 20 लाइन के आसपास आज वहां हो गए हैं। तो जो 100 साल पहले वहां जो संख्या थी शेरों की, वो दोबारा से शेर आ गए। और मुझे विश्वास है कि बर्डा एंड एलेच ऑफ जामनगर एरिया जो हैबिटेट है, वहां करीब 80 से 100 लाइन रह सकते हैं और भविष्य में उनकी संख्या बढ़ेगी। तो हमारे लोगों का सहकार, वन विभाग का पूरा पॉजिटिव अप्रोच और राज्य सरकार और भारत सरकार का जो हमें सहयोग मिल रहा है, तो उत्तरोत्तर लाइनों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। और भगवान ने चाहा तो एक जमाने में जिस तरह लाइन कई राज्यों में होते थे, तो नेचुरली वो स्प्रेड होंगे और दूसरे राज्यों में भी जाएंगे। जी, बहुत रोचक इन्फॉर्मेशन डॉक्टर पी सिंह साहब आपने बताई हमारे श्रोताओं को। संजय श्रीवास्तव जी, खास करके ये जो सिंह की संख्या जो बढ़ रही है, तो उसके मैनेजमेंट में भारत सरकार, वन विभाग, राज्य सरकार, इसका योगदान को आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, राज्य सरकार का पूरा योगदान रहता है। जहाँ भी बात आती है फंड्स की, तो कभी हमें राज्य सरकार से कोई समस्या नहीं होती है। केंद्र सरकार की बात करें तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रोजेक्ट लायन की जाहिरात की, और ये 2022 में जब मुलाकात ली थी तो हमारे माननीय मंत्री श्री वन एवं पर्यावरण के भी आए थे, और एक प्रोजेक्ट लायन का एक विजन 2047 तैयार किया गया, और कुल मिलाकर के उसमें करीब 3000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है। उसमें जो एक्टिविटीज होती हैं वो भी इंटरेस्टिंग है, और मुझे लगता है श्रोतागण को भी अच्छा लगेगा। इसमें एक्टिविटीज होती हैं, पहली एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है हैबिटेट इम्प्रूवमेंट। हैबिटेट, देखिए, ये कोई जू जैसा इन्वायरमेंट नहीं होता है कि सिर्फ आप लाइन पर फोकस करें, पूरे हैबिटेट को हमको रिस्टोर करना पड़ता है। हैबिटेट में अगर वहां पर अनवांटेड स्पीसीज हैं तो उनको निकालना भी पड़ता है, जो वहां के प्राणी खाते हैं उनकी संख्या भी बढ़ानी पड़ती है, पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ये छोटी छोटी, देखने में छोटी छोटी लेकिन संख्या बहुत रहती है, तो ये हमारी एक एक्टिविटी रहती है। वन्य प्राणी के हम मेडिकल ट्रीटमेंट का भी व्यवस्था करते हैं। आपको जान के ताजुब होगा कि हर जानवर जो है, मतलब शेर की बात कर, हर एक शेर को हमारा स्टाफ जो है रेगुलरली मॉनिटर करता रहता है, और इतना एक्सपीरियंस होता है कि कौन सा शेर जो है अभी चल नहीं रहा है, धीरे में चल रहा है, उसकी चाल से उनको पता चल जाता है कि कुछ इसको तकलीफ है जी। तो वो लोग उसको नोट करते हैं, उसको अगर जरूरत पड़ती है तो फिर वेटनरी ऑफिसर जा करके उसकी देखते हैं, उसको इवैक्यूएट वहां से करते हैं, उसको फिर अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत हो तो वो दिया जाता है, ये काम होता है। फिर ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ एंड कॉन्फ्लिक्ट जो है उसमें भी काम किया जाता है। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे लोगों जंगल से बाहर जानवरों की संख्या बढ़ेगी, ये चीज बढ़ती है, तो उसमें जो है हम लोग सजग रहते हैं, लोगों के साथ वार्तालाप करते रहते हैं, और हम प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करते हैं, समस्या बढ़ने नहीं पाती है। और स्थानिक लोगों के साथ भी जो सहकार की अपेक्षा होती है जो उनसे, वो भी हम उसमें लगे रहते हैं। इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग वाकया खुद का बताना चाहूंगा। 2018 में 2 लायंस जो हैं जूनागढ़ से चलते चलते चोटीला करीब 250-300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके पहुंच गए थे, और चूंकि नेचुरली गए थे तो हमारा निर्णय था कि अब वहीं पर उनको रखना है। तो मैं गया था खुद लोगों से मिलने, बहुत ही ऊहापोह था, लोग काफी वो थे कि नहीं साहब इसको ले जाइए, किसी भी तरह ले जाइए। काफी हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग मानने को रेडी नहीं थे, और इतना एक कमोशन हो गया, मुझे वहां से जल्दी निकलना पड़ा। लेकिन हमारे स्टाफ ने फिर लोगों के साथ लगातार बात करते रहे। कुछ लोगों को वहां से लेके हम ऐसी जगह लेके गए जहां पर कि लायन बहुत सालों से रह रहे, तो उनको उन्होंने जब देखा, लोगों से बात किया, तो तब उनको लगा कि शायद जो उनकी सोच है कि लायन आएगा तो यहाँ पर हमको दिक्कत हो जाएगी, वो चीज वो ये हुआ। और यकीन मानिए बड़ा एक टचिंग वो था कि उसमें से एक आदमी जो बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहा था, उसने किसी तरह से मुझे फिर से कांटेक्ट किया, बोला साहब आप आइए, हम सब आप लोगों को सॉरी बोलना चाहते हैं। और उसका कारण सिर्फ इतना था कि हमारे स्टाफ ने जो एक लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन किया, प्रॉपर कम्युनिकेशन, उससे बहुत फर्क पड़ा। और ये हमारा, मैं समझता हूँ कि हमारा बहुत बड़ा एक योगदान है। लोगों से हम करेक्टली कम्युनिकेट कर पाते हैं तो लोग
जिसको बोलते हैं म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस, लोगों को समझ में आ जाता है। जानवर है, जाहिर है किसी को भी डर लगेगा, लेकिन थोड़े दिनों में उनको लोगों को समझ में आ जाता है कि नहीं, ये जानवर से हमको फायदा भी है। जैसे साहब ने बताया कि नील गाय को मारता है और जंगली वाइल्ड बोर को मारता है, तो ये बहुत बड़ी लोगों के लिए राहत है। थोड़े दिनों में लोगों को पता लग जाता है ये तो मतलब हमारे लिए अच्छा है, उससे डर नहीं है और उसके बल्कि कुछ फायदा ही कर रहा है, तो वो उसको सपोर्ट करने लग गए। और एक हम पर्यटन विकास में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को कुछ मिलेगा तो उनका इंटरेस्ट बना रहेगा, स्टेक्स, यस। तो उसमें इको टूरिज्म हो गया या बाकी जो टूरिज्म से इनकम बढ़े, ऐसे हम काम करते रहते हैं। रिसर्च एक्टिविटीज करते रहते हैं, हम नेचर एजुकेशन कैंप्स काफी बड़ी संख्या में करते हैं। आइडिया ये है कि बच्चे जो कि भविष्य के हमारे नागरिक हैं, वो अगर पहले से ही लायन के नाम से ही सही अगर वहां आते हैं, लेकिन हम जब वहां पर उनको 24 घंटे एक कैंप में रखते हैं जंगल के वातावरण में, तो उससे जो एक सेंसिटिविटी डेवलप होती है इकोलॉजी के बारे में, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लायन तो ठीक है, एक सिंबल हो गया, लेकिन उस बहाने से लोग आते हैं और फिर जब देखते हैं कि जंगल का वातावरण कैसा होता है, जंगल कैसे फायदा करता है और कैसे हम लोग रह सकते हैं, वो सब जब प्रत्यक्ष देखते हैं, तो उससे जो एक सेंसिटिविटी डेवलप होती है वो एक अद्भुत लेवल की होती है और लोगों का पूरा नजरिया बदल जाता है। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी एक्टिविटी रहती है। तो इन सब एक्टिविटीज में जाहिर है पैसे की जरूरत पड़ती है, तो हमको गुजरात सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वहां से पूरी मदद मिलती रहती है। जी डॉक्टर ए.पी. सिंह साहब, जो हम बात कर रही है कार्यक्रम में कि ये जो शेरों की संख्या बढ़ रही है, इसमें अन्य किसी लोगों का या एजेंसियों का कोई योगदान है? ये बहुत अच्छी बात कही है आपने कि हम लोग क्या है कि अपनी पीठ को ही थपथपाते रहते हैं हमेशा। हमारा जो शेर के संरक्षण में गांव के लोग या गिर के आजू बाजू के जो लोग हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। जी सर। उनका शेर के प्रति बहुत कमिटमेंट है। वो सभी लोग वेजिटेरियन हैं जी। तो शेर हमारे गिर में बचे, क्योंकि वहां उनको जो फूड चाहिए, जो प्रेवेश चाहिए, वो सफिशिएंट मात्रा में था जी। पानी, 7 नदियां निकलती हैं, पानी था, और हमारा फॉरेस्ट था, जो सवाना फॉरेस्ट होता है ग्रासलैंड वाला, उसकी वजह से वो शेर वहां बचे थे। तो मैंने जैसे बताया कि माननीय प्रधानमंत्री का जो अभी मीटिंग हुआ 3 मई को, वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग, तो उन्होंने खुद बताया था कि हमारे गिर के आजू बाजू के लोगों का शेर के संरक्षण में क्या योगदान है जी। तो उन्होंने कहा था कि देखिए किसी हमारे खेडूत की 50,000 की गाय हमारे शेर ने खा ली और वन विभाग उनको कंपेंसेशन देता है, तो उसके वो कंपेंसेशन, ऐसे लोग आज भी हैं कि हाथ जोड़ के वन विभाग को बोलते हैं कि साहब हमको कंपेंसेशन नहीं चाहिए, ये हमारे सावज, ये हमारे शेर का खुराक था और वो आके खा गया, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा शेर आबाद रहे तो हम भी आबाद हैं। तो इसके लिए मैंने कहा कि मुझे भी रेडियो से ज्यादा लगाव है जी। कि रेडियो जो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं और लोग सुनते हैं, तो इसके लिए मैंने कहा ये 300 गांव हैं गिर के आजू बाजू में, लेकिन 1000-2000 गांव में और शेर हमारे गए हैं, तो उन लोगों को भी शेर के बिहेवियर के बारे में कैसे एजुकेट किया जाए। तो मैंने 2015 से 18 में मैं जब वहां का सीसीएफ था गिर फॉरेस्ट का जूनागढ़ में, तब मैंने गुजरात नु गौरव અને गिरनु सावज रेडियो सीरीज 52 एपिसोड इसमें राजकोट आकाशवाणी से अभी भी चल रही है। जी सर। और उसमें मैंने ये निश्चित किया था कि इसमें हम लोग वन अधिकारी कम बोलेंगे, जो लोगों के प्रतिनिधि हैं, माननीय एमपी हैं, एमएलए हैं, सरपंच हैं, और जो लोग शेर के जानकारी रखते हैं, वो ही अगर अपनी भाषा में उन लोगों को बताएंगे तो उस पर असर पड़ेगा। और ये मुझे जान के बड़ी खुशी है कि कभी कभी गांव के लोग, जब मैं जाता हूं, कहीं मिलता हूं, बात करता हूं, तो उस प्रोग्राम को सुनते हैं और उससे काफी असर पड़ा है। और जिन जिन गांवों में शेर गया है, वहां उस रेडियो प्रोग्राम का असर है, वो लोगों में मिला है, बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें एक चीज और बता दूं मैं जी,
लोगों का सहकार है, लेकिन लोगों का सहकार का एक और कारण भी है कि हमारे गिर और लायन होने से कितने लोगों को रोजी रोटी मिल रही है। जी गिर के आजू बाजू में 300 से ज्यादा होटल हैं जी 5000 से ज्यादा उससे लोग जुड़े हुए हैं जी हमारे जिप्सी वाले हैं, हमारे गाइड हैं, हमारे ट्रैकर हैं, हमारे ड्राइवर्स हैं, जो ये इको टूरिज्म में लोगों को शेर दिखाते हैं या जंगल उसमें जाते हैं, तो उनकी रोजी रोटी भी हमारे गिर फॉरेस्ट और लाइन की वजह से है। वो भी बहुत बड़ा योगदान है इकोनॉमी में, बड़ा इकोनॉमी बहुत बड़ा, पूरी इकोनॉमी इज एशियाटिक लाइन ओरिएंटेड उसकी वजह से। और एक और आपको बात बताएं इंटरेस्टिंग कि आजू बाजू की जो खेती है वो भी अलौकिक है। अच्छा, गिर की वजह से वहां का जो एनवायरनमेंट है, वहां का जो सॉइल है, वहां का जो वाटर कंजर्वेशन है, उनकी वजह से उनकी खेती भी है, वो उसकी पैदावार भी गिर फॉरेस्ट के आजू बाजू 1.5 गुनी होती है जी, और ऑर्गेनिक होती है पूरी। वहां का जो केसर केरी है, जो एशियाटिक लाइन की बात करते हैं, अपने इसकी गिर की बात करते हैं, गिर की गाय की बात करते हैं, गाय भी फेमस है दुनिया में जी। और गिर की तलाला की केरी की बात करते हैं, वो भी इंटरनेशनल तो फेमस है। उसका वो भी जियो टैग वाला है जी। तो वो भी गिर का जो पानी आता है कैल्शियम से भरपूर पानी है, उसकी वजह उसकी जो मिठास होती है वो भी गिर की वजह से है जी। तो गिर से कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो गिर एक लाइन तो हमारा प्राइड है ही, लेकिन गिर का एक अपना अलौकिक महत्व है जिसे हमें हर कीमत में संरक्षित और संवर्धन करना ही रहेगा। आपने बहुत बड़ी बात बताई कि 300 से ज्यादा होटल और रिसोर्ट है और इकोनॉमी एक बड़ा मैं चेंज देख रहा हूँ सर, कि पूरे वहाँ के स्थानिक लोगों की रोजगारी में बहुत बढ़ोतरी हुई है, उनका जीवन बदल गया है, वो खुद व्हीकल के मालिक हो गए। तो ये बहुत बड़ी बात है सर। एक और भी क्वेश्चन होता है, जब मैं वहाँ गिर में जाता हूँ, मैं देखता हूँ जो ट्रैकर्स होते हैं वो बड़ी सुबह पहुंच जाते हैं, उसके फुटप्रिंट देखते हैं और शेरों के जो वर्तन के बारे में करते हैं। उसके बारे में थोड़ी रोचक इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि उनका एक नाता जो शेरों के साथ मैंने देखा कि एक पिता पुत्र जैसा रहता है, और उनका नॉलेज और जजमेंट सब देखता हूँ, वो बता देते कि इतने किलोमीटर दूर ये शेर है, इसका नाम भी उन्होंने नामकरण भी किया है कि ये राजिया है, टिलिया है या गब्बर है। देखिए इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ट्रैकर्स की। आप जो हमारा सिंह सदन देखा है ना जी सर, वो वहां के जो जूनागढ़ के नवाब थे जी, उनका वो शिकार, जो हमारा गिर फॉरेस्ट वो शिकार गृह था जी, गेम रिजर्व जिसको बोलते थे। तो जी। नवाब सब वहां रहते थे और नीचे जो बैरक्स बनी हुई हैं जी, वो बैरक्स में उनके ट्रैकर्स रहते थे। अच्छा, उन ट्रैकर्स का यही काम था कि पहले लायन और दूसरे एनिमल्स शिकार जब नवाब साहब जाएंगे तो उनको ढूंढ के रखना है कि वाइल्ड एनिमल कहाँ है जिसका नवाब साहब को शिकार करना है। तो वो ट्रैकर इतने एक्सपर्ट थे तब भी कि जब नवाब साहब निकलेंगे तो कहाँ शिकार करना है, तो पहले इस शिकार के लिए ट्रैकर का उपयोग होता था। लेकिन वहां के जो नवाब थे वो भी विजनरी थे। ही वॉज लायन एंड डॉग एक्सपर्ट। ओके, तो लायन का वो एक्सपर्ट था। जब संख्या उसको लगा कि इसकी संख्या तो बहुत कम होती जा रही है, तो जो शिकार करता था, हंटर था, वो कंजर्वेशनिस्ट में कन्वर्ट हो गया। ओहो, उसने इतने स्ट्रिक्ट रूल बना दिए कि अब जब तक इनकी संख्या नहीं बढ़ेगी तब तक कोई शेर को नहीं मारेगा और उसका दूसरे वन्य प्राणियों को भी नहीं मारेगा। तो ये ट्रैकर फिर कंजर्वेशनिस्ट बन गए कि हमारे जो वाइल्ड एनिमल हैं उनको क्या तकलीफ है, कहाँ हैं, कैसे हैं, उनकी शोध खोज रखना। उस तरह से उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो ट्रैकर्स चले आ रहे हैं और एक एक एनिमल के बारे में उनको पता है, उनके बिहेवियर के बारे में पता है, उसको कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं उनका पता है, और कोई बीमार तो नहीं है, कोई इंजर्ड तो नहीं है, कोई डिजीज तो नहीं है, कोई बहुत बुरी हालत में नहीं बैठा हुआ, इनकी बारे में पूरी पूरी नजर रखते हैं जी। इतना ही नहीं, अगर आपको पता होगा कि जूनागढ़ में हमारा सक्करबाग जू है जी, वो भी नवाब ऑफ जूनागढ़ ने इसलिए एस्टेब्लिश किया था कि हमारे जो लायन बच्चे उसकी ब्रीडिंग करके, जू के अंदर ब्रीडिंग करके लायन तैयार करके हमको जंगल में छोड़ के लायन खत्म नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से जी। तो इस तरह से वो विजनरी नवाब था, तो उसने शेरों का संरक्षण किया, जिसको गुजरात राज्य बनने के बाद हमने उसको
आगे बढ़ाया है। तो ट्रैकर्स का पहले बहुत बड़ा रोल था, अलग एंगल में, आज भी बहुत बड़ा रोल है, लेकिन आज बहुत अच्छा आपने खुद देखा है किस तरह से वो काम करते हैं। पूरे इंटीरियर जंगल में जाके एक एक लाइन का उनको जानकारी होती है, सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, कब कौन सी मादा को डिलीवरी हुई है, कितने बच्चे आए, उनकी क्या पोजीशन है, कौन लाइन बीमार, उसको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल लाना, और अलग तरह तरह के जो केसेस बने हैं उनसे उनको पकड़ना और उनको बेहोश करके लाना, ये बहुत बड़ा काम। तो हमारे जो फ्रंटलाइन स्टाफ है उनका जो राइट हैंड है, दाहिना हाथ अगर कोई है तो वो हमारे ट्रैकर्स हैं। तो ट्रैकर्स का हमारे शेरों के संरक्षण में और अन्य वन्य प्राणी के संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान है, जिसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ट्रैकर्स की बात की। नॉर्मली लोग कोई ट्रैकर्स को या गाइड को तरह से बहुत तवज्जो देता नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि गिर का एक एक ट्रैकर एपी सिंह को सब जानते हैं, और जब भी मैं जाता हूं तो सब दौड़ के आ जाते हैं मुझे मिलने, क्योंकि मैंने एक एक से मीटिंग की है, उनकी समस्याओं को सुना है और उनकी परेशानियों को दूर किया है। जी सर। तो उनका महत्व कम नहीं है, उस महत्व को समझना चाहिए और हमारे ट्रैकर्स को भी उतना ही महत्व देना चाहिए। जी सर। सर, हमारा कार्यक्रम खत्म होने जा रहा है, आप हमारे श्रोताओं को कुछ मैसेज देंगे? श्रोताओं को मैं यही मैसेज दूंगा कि शेर को देखना है। शेर अपना जंगल का राजा है, शेर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। एक बार गिर में जरूर आइए और शेर के दर्शन कीजिए। मैंने खुद देखा है कि लोग देश विदेश से जाते हैं और माता जी की सवारी के रूप में उसको देखते हैं, दर्शन करते हैं, तो एक अलौकिक आनंद होता है। और जिस दिन आप शेर सुबह में दर्शन कर लें तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो शेर एक गिर में जरूर आइए और शेरों का दीदार जरूर करिए, ये मेरी सभी से विनती है। संजय कुमार श्रीवास्तव साहब, आप हमारे श्रोताओं को कुछ मैसेज? मैं बिल्कुल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा कि दोस्तों, ये बात सच है कि इंसान इस प्रकृति में सबसे विकसित प्राणी है, लेकिन ये भी सच है कि ये पृथ्वी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बनी है। इस पृथ्वी पर हर प्राणी का उतना ही हक है जितना कि एक इंसान का है। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए और हमको म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस को अपनाना ही चाहिए, बिकॉज ये एथिकली भी इम्पोर्टेंट है। ये पृथ्वी सिर्फ इंसानों को नहीं बिलोंग करती है, तो ये चीज आप समझिए। अगर ईश्वर ने आपको इंसान बनाया तो वैसे उस तरह से हमारा बिहेवियर होना चाहिए, हमारे वन्य प्राणियों के बारे में या पूरे जो भी छोटे जानवर हो, उन सब के हक को भी हमें रिकग्नाइज करना चाहिए। जी, तो आज डॉक्टर एपी सिंह साहब जो हेड ऑफ द फॉरेस्ट फोर्स और प्रिंसिपल सीसीएफ, और श्री संजय कुमार श्रीवास्तव प्रिंसिपल सीसीएफ वाइल्ड लाइफ, दोनों अधिकारी बहुत समय निकल कर यहाँ आकाशवाणी पे आए, बहुत प्रेम से और बहुत रोचक इन्फॉर्मेशन हमारे श्रोताओं के साथ शेयर किया। आप दोनों का बहुत बहुत तहे दिल से आभार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स